लाल सलाम। लाल सलाम को देखने, सुनने, समझने वाले इस जन आंदोलन में शामिल सभी साथियों को लाल सलाम। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कई महीनों से हम हमारे समय के संकटों, चिंताओं और मुख्य मुद्दों पे बात करते आए हैं और खास तौर पर हमने फासीवाद के गहराते संकट को लेके कई-कई कोणों से, कई-कई दृष्टिकोणों से बातचीत की है। आज फिर हम इस बार हमारे समय के कुछ संकटों, कुछ समस्याओं और कुछ चैलेंजेस को लेके बात करने जा रहे हैं। आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के फिर से सत्ता में आने के बाद किस तरह से मानव अधिकारों, अभिव्यक्ति की आज़ादी और पूरी मानवता पे संकट गहराता जा रहा है। ये संकट क्या है? इसका प्रतिरोध करने की आवश्यकता क्यों है? और उसका प्रतिरोध किस तरह से किया जा सकता है? इन मुद्दों पे बात करने के लिए आज फिर एक बार हमारे साथ प्रगतिशील लेखक संघ के राष्ट्रीय सचिव और साहित्य, कला, संस्कृति, मानव अधिकार, अभिव्यक्ति की आज़ादी, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के लिए कई-कई मोर्चों पे योद्धा की तरह संघर्ष करने वाले साथी कॉमरेड विनीत तिवारी जी हमारे साथ हैं। तो कॉमरेड विनीत तिवारी जी, लाल सलाम कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपको लाल जी। सलाम। जी। तो जैसा कि मैंने कॉमरेड कहा कि ट्रंप के सत्ता में फिर से आने के बाद पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया है और दक्षिणपंथी पूंजीवादी फासीवादी ताकतें किस तरह से मानवता को अपने संकट में लेती जा रही हैं। मैं चाहूंगा कि इन मुद्दों पे विस्तार से आप अपनी बात कीजिए। इस कार्यक्रम में आपका स्वागत और साथ ही ये बताइए कि इस संकट का प्रतिरोध किस तरह से किया जाए और इस प्रतिरोध को करने में लेखकों, कलाकारों, संस्कृति कर्मी, बुद्धिजीवियों की भी भूमिका क्या हो सकती है? आपने तो इस क्षेत्र में लगातार बहुत सारे काम किए हैं और फिलिस्तीन के मुद्दे पर तो जो आपका काम है तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। मैं चाहूँगा इस नए परिदृश्य में आपसे बात की जाए। आपका स्वागत है कॉमरेड। जी, स्वागत है आपका। जी, जी, शुक्रिया जी, शैली जी। और जी, शुक्रिया IS से जी, और शुक्रिया जी, अ, जी, तो ये एक सवाल रखा है। वो दरअसल देखा जाए तो ऐसे हम पृथक तरह से कुछ लोगों ने भारत में 2014 में मोदी के आने को एक विभाजक जी, रेखा की तरह के इतिहास में देखा। जी, और मेरा ये मानना है कि हम 2014 इतिहास की ना तो RSS या भाजपा वाले शुरुआत मान सकते हैं कि भारत की आजादी 2014 से, ना ही भारत की बदहाली के अगर वजहों को देखा जाएगा तो उनको केवल उसकी वजहों के लिए भी हमें उसके पहले के सत्ताधीशों के पास जाना पड़ेगा। ठीक है। जी, मैं ट्रम्प के आने को एक ऐसी परिघटना के रूप में नहीं देखता हूँ जो जी, कुछ खलबली मचा दी और जी, ट्रम्प ना हुआ, कोई नमूजी हो गया, अवतार हो गया जिसने दुनिया में आकर के, या कोई शैतान का अवतार हो गया जिसने दुनिया में आकर के का एक सिलसिला कर दिया। ये चीजें जो लोग सियासत को जानते पहचानते हैं, उसकी डायनामिक्स को समझते हैं, वो जानते हैं कि ये चीजें किसी के तय किए से नहीं होती हैं। किसी किसी शख्स के आने का और जाने का भी होता है। जैसे हम लोग प्रतीक के तौर पर कहते हैं कि हिटलर जो है वो एक था। हालांकि हिटलर अपने आप में कोई इकलौता अपने आप से पैदा हुआ कोई शैतान का अवतार नहीं था। ठीक वैसे ही उसको उस जी, वक्त के पूंजीवादी हालात ने पैदा किया अपने भीतर से। और आज जो स्थिति है कि हम से या लिबरल्स से हम कुछ हार्डलाइनर्स की तरफ जाता हुआ लोगों को देख रहे हैं। दुनिया की दो बड़ी जनतंत्र व्यवस्थाएं कही जाती हैं, अमेरिका और भारत, और दोनों ही जगहों पर हम देख रहे हैं कि जनता हुँ, ने चुना अधिक अधिक हार्ड लाइन और उनके
उनको चुनने के पीछे जनता के मानस को समझना जरूरी है। तो पहले भी ट्रम्प चुने गए थे, इसके पहले ये उनका दूसरा टर्म है और बहुत ज्यादा आक्रामक होकर के आए हैं, क्योंकि जब वे पहले टर्म के बाद उन्हें गद्दी पड़ी तो आपको याद होगा कि लगभग उन्होंने एक अराजकता की स्थिति पैदा की, जहां न्यायपालिका और कार्यपालिका एक दूसरे के आमने सामने रहे और गोलियां चली। और तो ये पहली मर्तबा अमेरिका के मेरे ख्याल से हुआ कि वहाँ राष्ट्रपति पद छोड़ना नहीं चाहते थे और उसके खिलाफ मुस्लिम जी जी, अमेरिकी टीम जी थी वो जुट गई थी। उस लिहाज से हम देखा जाए, मैं इसके विस्तार में नहीं जा रहा हूँ कि इसको देखने के लिए थोड़ा सा पहले से देखना शुरू करना पड़ेगा। और वो जी, थोड़ा सा पहले से एक जो ग्लोबलाइजेशन का दौर था 1991 से, जिसे हम देखते हैं कि अमेरिका ने एक अपनी जो सिकुड़ती हुई फायदे की या मुनाफे की व्यवस्था थी, उसको वापस बड़ा करने के, कि मुनाफे को बड़ा करने के लिए उसने उदारीकरण, वैश्वीकरण के साथ में तीसरी दुनिया के देशों के भीतर अपनी नीतियां लागू करने और शोषण को बढ़ावा देने वाली नीतियां लागू करने के जो प्रयास किए थे, और जिसमें एक तरह से बेरोक टोक हो सका, क्योंकि सोवियत संघ का ढह गया था, सोवियत संघ नहीं रहा था, और किसी भी इन कमजोर तीसरी दुनिया के देशों के लिए इमदाद जो सोवियत संघ से हासिल वो बंद हो गई थी। ऐसी स्थिति में उन्हें अपनी जरूरतों के लिए निर्भर होना पड़ा पर, और बाजरिए अमेरिका, विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऊपर, जिन्होंने करके तीसरी दुनिया के देशों की नियामक भूमिका अपना ली थी कि हम तय करेंगे कि तुम्हारी क्या होगी, तुम्हारे लोगों को स्वास्थ्य की से शिक्षा की और की अनाज की जरूरत है, या तुम्हारे लोगों को मोबाइल की जरूरत है, इसकी दवाइयाँ खाने की जरूरत है, क्योंकि वो दवाइयाँ और वो चीजें अमेरिका में हैं, तो उनका बाजार उन्होंने यहाँ बनाने की जबरदस्ती कोशिश की। और जो तीसरी दुनिया के देश में भारत भी एक देश है, उनको उन्होंने कर्ज से लाद दिया। ये स्थिति जी, आज हम 30 बरस इस चीज को, 30 बरस से 3 दशकों से ज्यादा हो गया, भीतर ही ये नीतियां लागू करने के 10 वर्षों के भीतर ही, अगर आपको याद हो तो सभी कहे जाने वाले जो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाएं थी, जिनमें दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, इनकी अर्थव्यवस्थाएं ढहनी शुरू हुई, क्योंकि ये पूरी तरह से अमेरिकी पूंजी पर ग्रोथ थी। इनकी इनकी जो बढ़त जी, थी, इनकी जो चमक थी, वो अमेरिकी कर्ज पर आश्रित थी। और उस कर्ज से जैसे ही उन्होंने कर्ज चुकाने के अल्टीमेटम मिलना शुरू हुए, उनके हुए उनकी अर्थव्यवस्था धराशायी। तो ये एक आप समझ सकते हैं कि इसका जो एक जो हमारी अर्थव्यवस्था अगर पूरी तरह से अन्योन्य आश्रित हो जाती है, तो फिर हम उस अर्थव्यवस्था को कभी भी स्थायी, टिकाऊ नहीं मान। हमारी अर्थव्यवस्था में जो हम बेशक अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हिस्से हैं, हमसे कनेक्टेड है, लेकिन ये बैलेंस ऑफ पावर्स पर तय करता है, ये एक संतुलन बना रहता है। हम निर्यात करते हैं तो हम उसे कुछ निर्यात करते हैं, जो चीज हम निर्यात करते हैं उस चीज का मूल्य क्या हो, इसका तय करने में हमारा भी निर्णय में भागीदारी होनी चाहिए। तो क्या तय है, उसका मूल्य क्या हो और हमें क्या आयात करना और क्या नहीं आयात करना, ये तय करने की हमारे पास होनी चाहिए। तो ये एक जी, इंटरकनेक्टिविटी ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड की कही जाती है। हो चुकी दुनिया, एक गांव बन चुकी दुनिया की बात करते हैं, इसमें ये समझदारी बहुत जरूरी है। लेकिन वो है कि एक ध्रुवीय विश्व जब बना सोवियत संघ के ना रहने के बाद, तो उन्होंने इस इंटरकनेक्टिविटी का इस्तेमाल ऑक्टोपस की तरह से करना शुरू किया। अपनी हर भुजा से, अपने हर तरह के कनेक्शन से उन्होंने तीसरी दुनिया की रूह खींचना शुरू किया। जी, इसको
ये इसकी शुरुआत 1970 के दशक, क्योंकि लैटिन अमेरिका से हुई थी, इसलिए इस पर बहुत ही शानदार एक किताब है जिसको मैं पढ़ने की तजवीज अपने साथ करता हूँ, और उससे शायद हम बेहतर समझ पाएंगे कि अमेरिकी पूंजीवाद किस तरह से एक जोंक की तरह का काम करता है। तो तो एडुआर्डो की किताब लिखी थी, ओपन वीन्स ऑफ लैटिन अमेरिका। तो लैटिन जी, अमेरिका के भीतर जब इस तरह की पॉलिसीज अपनाई थी कि वहां पर उन्होंने स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम शुरू किए, उनकी अर्थव्यवस्था को खोखला कर दिया, वहां से उन्होंने वो सब चीजें सस्ते में हासिल कर ली जो उन्हें बची, और जो लैटिन अमेरिकी देशों की जरूरत की चीजें नहीं थी, लेकिन उनको भी कुछ से पाट दिया और कर्ज में लाद दिया। तो इस तरह से हमें जो लैटिन अमेरिका था वहां पर एक बहुत विभत्स रूप पूंजीवाद का देखने को मिला। भारत या और उसमें 20-30 साल का वक्त लगा, और 90 के दशक में आकर के हमने उस तरह के स्वरूप को अनुभव किया। अब जो बात आती है वो ये कि 35 साल से जो ये लगभग चलता नहीं रहा, निर्बाध ये भी नहीं चलता रहा, क्योंकि जी, 1991 में ही जी, हाँ, जो कुवैत, जो कि दरअसल ठीक वैसे ही और कुवैत के बीच में, जैसे कि अभी इसराइल और फिलिस्तीन के भीतर एक प्रॉक्सी वॉर चल रहा है। इसराइल नहीं लड़ रहा है, वो लड़ रहा है अमेरिका। ठीक वैसे ही जी, कुवैत नहीं लड़ रहा था, वो लड़ रहा था। तो इराक को नेस्त नाबूद किया, इराक को नेस्त नाबूद करने के बाद एन नंबर ऑफ नेशंस हैं, उसके बाद में आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के निकारागुआ को या और कई देशों को, फिर जो वेस्ट एशिया के देश और जी, लीबिया या अफ्रीका के जो कंट्रीज थे, इनको तबाह किया। तो ये सब तबाही जो था वो जिसको हमारे यहाँ पर कहा जाता था कि अपना साम्राज्य की तरह से करते जा रहे थे कि हमारा साम्राज्य बढ़ता जी, जाए। तो वो एक दर जी, एक दुनिया के नक्शे पर होने की कोशिश में इस दुनिया के अनेक देशों को झोंकते गए। जो देश जी, अपने रास्ते पर, अपने विकास पर बिना किसी दूसरे देश को परेशान किए हुए चल रहे थे, उन देशों के भीतर भी हस्तक्षेप करके उन्हें में एक तरह से बार्बरिक अवस्था में पहुंचाने का काम अमेरिका ने किया। जी, और उसके जी, बाद से हम अफगानिस्तान को देखें, 2000 की शुरुआत के वक्त 2001 में हम अफगानिस्तान के साथ हुआ युद्ध, लगातार एक के बाद एक किसी न किसी तरह के युद्धों को हम अमेरिका द्वारा थोपा जा चुका। और ये युद्ध जी, दरअसल, ये युद्ध इस तरह के युद्ध नहीं है जहां पर कि आपको कोई और वजह मिल सके कि अमेरिका के हितों को किसी तरह गलत तरह से प्रभावित किया हो, जिसके एवज में युद्धक कार्रवाई की हो। ऐसा कुछ भी नहीं था। ये दरअसल उन देशों के की और उन देशों पर काबिज ऐसे शासकों को खत्म करने की अमेरिकी कि सारे शासक उनके अधीन रहे। कोई मुंह उठाकर ये ना कहे कि हम आजाद हैं और जी, दादागिरी के नीचे दबने वाले नहीं है। ऐसे सभी जी, मुल्कों को उन्होंने नेस्तनाबूद किया, सभी शासकों को उन्होंने बदल। जी, तो ये जो हालात हुए, इन हालात के चलते अभी ये स्थिति आ गई, अमेरिका का जो मुनाफे का कारोबार था वो फिर सिकुड़ता जा रहा है। और जी, वो सिकुड़ने के उसमें यूरोप भी एक वजह है। यूरोप भी धीरे धीरे एक सिंकिंग इकोनॉमी की तरह, एक डाइंग इकोनॉमी का आधार खिसकने लगा। तो मैं इसलिए ये कह रहा था कि पीछे से देखना पड़ेगा कि ठीक 2013 में कहा। जर्मनी जी, सहित देशों ने जो अपना सोना जो था वो अमेरिका के फेडरल बैंक में रखा हुआ था दूसरे विश्व युद्ध के बाद से, इस वजह से अमेरिका के बैंकों में रखा हुआ था। कई देशों ने, सारे देशों ने अपना सोना वो फेडरल बैंक में अमेरिका के न्यूयॉर्क में रखा हुआ था, सोवियत संघ आक्रमण ना कर दे और वो हमारा सोना ना छीन करके दे।
तो इसलिए वो सोना उन्होंने कहाँ सुरक्षित रहेगा। जब सोवियत संघ खत्म हो गया और उसके बाद में देशों को इन या अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर शक हुआ कि हो सकता है ये अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत ना हो, तो के अंदर हम सोना हमारे पास रहे, तो हमारा सोना हमें वापस कर दीजिए। तो इस पर जर्मनी ने अपना वापस मांगा, जिस पर बहुत आनाकानी हुई। एक तरह से सोना वापस मांगने का मतलब से अब हमारा भरोसा खत्म हो रहा है, कम हो रहा है। और इसी तरह से केवल जर्मनी ने नहीं, ज्यादा उदाहरण है इसलिए मैंने जर्मनी का उदाहरण दिया। कल भी जर्मनी और अमेरिका के बीच में कल ही बड़ा हुआ है कि उन्होंने अपना सोने को वापस करीब 37% सोना 100 अरब सोना जर्मनी का टोटल जो था वो अमेरिका के पास था और उन्होंने वो उन्होंने सोने का एक खेप वापस की 2017 में एक खेप वापस की और अब वो आखिरी तौर पर चाहते हैं कि हमारा समाप्ति कर दीजिए। और इस चीज को लेकर के जो ट्रम्प टैरिफ का एक वॉर की बात कर रहे हैं, वो टैरिफ वॉर यही है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में और हम में यकीन नहीं रखा तो हम आपको तमाम तरह के शुल्कों से आप आपकी अर्थव्यवस्था में जो निर्यात करने की गुंजाइश है, जो सामान हम खरीदते हैं, इसलिए मैं दर्शकों के लिए यूं समझाना चाहूंगा जी। कि अगर किसी देश को किसी एक अ, देश को बाकी देशों के ऊपर अपना जोर कायम करना है, कब्जा नहीं करना, जी। लेकिन खेलना है, तो उस खेमे को बनाने के लिए उसे दो तीन तरह से करना पड़ता है। एक तो सेना बिठाल दी है और अगर आपने गड़बड़ किया तो हमारी फौज आपका गला दबोच लेगी। दूसरा तरीका ये होता है कि तुम इत्मीनान से रहो, जब मौका आएगा तब हमारे पक्ष में खड़े होना, जब ये आएगी तब हमारे पक्ष में वोट देना, लेकिन ऐसा सब करने के लिए हम तुम्हें उपकृत करते रहेंगे। तो तुम्हारी व्यवस्था को अच्छे से चलने के लिए तुम्हारा सामान हम ऊंचे दाम पर खरीदते रहेंगे। इसके लिए जो बड़ा देश है उसे घाटा सहना पड़ता है। उसे जरूरत नहीं है छोटे देश के पूरे देश के पास पैसा पहुंचे और वो पैसे जी। से वो देश तरक्की करे और वो सोचे कि हमारी तरक्की है अमेरिका है। तो इस तरह से अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सबसे बड़ा अपने उसका बनाया हुआ था। अब वो उसकी वजह से वो घाटा जो है बढ़ते अब जो कह रहे हैं वो दरअसल झूठ बात है कि हमने इतने सारे देशों की बराबरी पूर्ण तरह से व्यापार किया और इन लोगों को फायदा देते गए और इस वजह से हमारी अर्थव्यवस्था आज घाटे में आ गई है बहुत ज्यादा। ये जी। झूठी बात है क्योंकि अमेरिका के वो सब इन देशों को से अगर सामान खरीदते रहे या इन देशों को मदद पहुंचाते रहे, इमदाद की तरह नहीं कर रहे थे। इसके एवज में उनको दुनिया के ऊपर अपना कंट्रोल चाहिए था। जो अगर मान लीजिए वो यूरोप के देशों को, अगर मान लीजिए उन्होंने दुनिया के अन्य देशों को इस तरह अपने तो क्या अमेरिका इराक पर हमला करता तो यूनाइटेड नेशंस के भीतर ये लोग खामोश रह जाते कि अमेरिका के खिलाफ खड़े होते? फिर अमेरिका अगर हमला करता अफगानिस्तान के ऊपर तो ये क्या के खिलाफ वोट करते, लेकिन वैसा न करते हुए ये सब लोग या अमेरिका ने जिस तरह नाटो का विस्तार किया जबकि नाटो को खत्म कर देना चाहिए था, तो ये सारे जी। देश नाटो के पक्ष में भी खड़े रहे, अमेरिका के साथ खड़े। तो वो तभी हो पाया जब अमेरिका ने इन देशों को उपकृत किया, इस उपकृत करते रहे कि आप हमें कल जरूरत पड़ेगी तो हमारी मदद करेंगे और वो करते रहे मदद। आज क्या है कि तुम लोगों को हमने बहुत सारा पैसा दे दिया ऐसा
ये वैसी ही झूठी बात है कि जैसे किसी ने कहा कि भाई भारत के लोगों ने यूरोप के भीतर अर्थव्यवस्था या एशियाई लोगों की वजह से यूरोप के भीतर रोजगार रोजगार वहां इसलिए कम हो गए क्योंकि उन्होंने रोजगार की योजना नहीं बनाई। हम हम जा करके भारत के वहां पर कितने ऐसे रोजगारों पर काबिज हो गए हैं जो व्हाइट कॉलर, अभी भी लोग टैक्सी चला रहे हैं, कोई प्लम्बर है, कोई छोटे मोटे जॉब के लिए। अगर अगर आप किसी सामान्य व्यक्ति को अमेरिका के भीतर 10 लाख रुपए की तनख्वाह मिले और भारत के, तो वो भारत में रहना पसंद करेगा अपने उस 50,000 के रोजगार के साथ, क्योंकि उसका जीवन और समाज खानदान यहाँ है। जी। तो जो लोग गए हैं वो विकल्प के अभाव में और वहां पर काम करने के लिए गए, जिनकी वजह से अब वो एक झूठी तरह की बात, ठीक वैसे ही पर आरएसएस समर्थन करने वाले लोग ये कहते हैं कि मुस्लिमों की वजह से यहाँ के बेरोजगारी की दिक्कत देश के भीतर, वो लोग जो काम कर रहे हैं उन कामों को करने के लिए कभी आएंगे ही नहीं सड़कों पर। तो वो तो एक तरह से स्वरोजगार के कारण नहीं है, वो तो अपने बूते ही रोजगार खुद का क्रिएट करके सही कमा बात। पा रहे हैं। तो बहरहाल तो अमेरिका अभी ट्रम्प के आने के बाद ज्यादा एग्रेसिव दिख रहा है। इसके जी। एग्रेसिव की कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ये अगर अपने इस तरह से टैरिफ ज्यादा लगाएगा तो ये अपना समर्थन खो देगा। आप देख रहे होंगे कि अभी इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के कनाडा के प्रधानमंत्री के ऊपर बहुत हम तुम्हें अपना एक 56वां या कौन सा राज्य बना लेंगे। राजकुमार और चाहते हैं। हम्म उसी हम्म तरह से उन्होंने ग्रीनलैंड को खरीदने की पेशकश कर दी है। ग्रीनलैंड हाँ। को हम खरीदना चाहते हैं, जो डेनमार्क का इलाका है। अब हम्म डेनमार्क के भीतर ग्रीन खरीदने की जो ख्वाहिश है वो कोई नई ट्रम्प की, बहुत सारे इनके पहले ट्रूमैन से लेकर के और भी पहले के जो अमेरिकी राष्ट्र वो सब ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते थे, वो उसमें नाकाम रहे। क्योंकि ग्रीनलैंड आर्कटिक प्रदेश है, उस प्रदेश में धरती का ऐसा हिस्सा है जहां से कि आप एक तरह से नजर रख सकते हैं। तो आर्कटिक में मौजूद होने की वजह से ग्रीनलैंड का एक सामाजिक महत्व है, और उसको वो कैप्चर करके ये करना चाहते हैं कि हम दुनिया पर निगाह रख सकें, हमारे खिलाफ कहीं कोई साजिश चल रही है, हम उसे कुचल सकें। दूसरी चीज जी। ये है कि ग्रीनलैंड अभी तक अनटच्ड, नेचुरल रिसोर्सेज उसके अनटैप्ड हैं। वहां बर्फ के नीचे क्या ये कोई नहीं जानता। जी। जैसे समंदर के भीतर हम कितना अभी अभी हो सकता है मुश्किल से समंदर को एक्सप्लोर कर पाए हों कि उसके जी। अंदर क्या क्या है। जी। ग्रीनलैंड के भीतर क्या क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये कोई नहीं जानता। ऐसी स्थिति में अब ये एक भूखे की तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं ट्रम्प खुद को, जो दुनिया का सारा खजाना और सारा माल और सारा नेचुरल निकला हुआ है, भूखे शेर के मानंद निकला हुआ। तो ये वो जी। प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन ये बात नहीं है कि कोई भी देश आज की स्थिति में वो हो चुकी है कि आज किसी भी देश के लिए इस तरह का एक तरफा कुछ भी चला पाना संभव। जैसे ही अ, अमेरिका ने कनाडा को धमकाया, आप जी। देखते हैं कि कनाडा जो कि हमेशा हम अपने आप को यूएस के पीछे ही रख करके चलता रहा था, कनाडा हम्म कभी भी उसने किया ही नहीं था। लेकिन जी। अब कनाडा के भीतर से भी इस तरह का स्वर शुरू हुआ, और ट्रम्प को इतनी टोन डाउन करनी पड़ी, जो वहां के नए प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति चुने गए हैं कार्नी, ने अपनी टोन डाउन करनी पड़ी। ठीक वैसे ही जो
डेनमार्क के भीतर इंग्लैंड को खरीदने की पेशकश की है, उसको लेकर के भी विरोध हो रहा है। जर्मनी से जी। मैंने कहा कि सोना, और तमाम देश, सबसे पहले तो मेरे ख्याल से वेनेजुएला ने अपना सोना वापस लिया था। हाँ, करीब सही बात। 200 टन सोना था जो इनके पास में, इनके बैंकों में था, और वो वापस लिया। और इसके बाद मतलब इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप देखें कि अगर आपको मैंने पैसा रखने के लिए दिया, क्या जी। पैसा सुरक्षित रखेंगे, आप उसका ब्याज ले रहे हैं, आप एक तरह से ऐसा परोपकार नहीं कर रहे हैं कि रख रहे हैं, आप जी। उसका ब्याज रहे हैं, आपने उसका शुल्क लिया है। उसके बाद में मेरा झगड़ा किसी ऐसे तीसरे देश के साथ हो गया जिस देश ने आपके ऊपर ये दबाव डाला कि इनको इनका पैसा मत लौटाना, और आप उसके दबाव, और मेरा पैसा आपने जब्त कर लिया। ये जो हम्म। आदत है जिसमें कि रूस का पैसा हाथ में है, हम्म। हम्म। सारा जो पैसे थे वो अमेरिकी बैंकों में जमा थे। और अमेरिका ने, चूंकि यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध हो गया, तो अमेरिका ने ये कह करके कि चूंकि रूस ने यूक्रेन पर युद्ध किया, हम रूस का पैसा नहीं लौटाएंगे, ऐसा करके रूस को डिसआर्म करने की कोशिश। जी। जी। उसने सरवाइव किया। तो मैं ये कह रहा हूँ, धीरे धीरे, धीरे धीरे अमेरिकी साम्राज्य, चाहे वो क्लिंटन के वक्त का रहा हो, चाहे वो जॉर्ज बुश के वक्त का रहा हो, चाहे वो अभी के आने पर बन रहा हो, ट्रंप के आने पर, इनके खिलाफ आप लगातार एक विद्रोह को बढ़ता हुआ देख रहे हैं। ये अमेरिकी साम्राज्यवाद की दौर है। ये अमेरिकी साम्राज्य, जब आप ज्यादा विद्रोह होते देखते हैं तो इसका अर्थ स्पष्ट है कि, और ये अमेरिकी साम्राज्य के कमजोर होने की निशानी है। और हाँ, ठीक है। क्राइसिस की अवस्था में अमेरिकी साम्राज्यवाद को बचाने की कोशिश के तौर पर ये जिस तरह के रहे हैं कि हम टैरिफ बढ़ा देंगे, हम इस पर कब्जा कर लेंगे, उससे ये अपने दुश्मन और बढ़ा दें। उसी का नतीजा ये है। मैं अब आखिरी हिस्से की तरफ आता हूं अपने, उसका ये है कि एक लेवल पर आपको दिखता है कि युद्ध ऐसे में है, जिस युद्ध को इन्होंने कहा था कि एक एक सप्ताह का युद्ध है, एक सप्ताह में रूस घुटनों पर बैठा पूरी तरह परास्त हो जाएगा, और हम नाटो की तरफ से मदद करेंगे, वो यूक्रेन और जेलेंस्की था, वो जेलेंस्की अभी मारा मारा फिर रहा है, और यूक्रेन को जी। तबाह होते, जी। यूरोप के देशों ने और अमेरिका ने मिल करके यूक्रेन के लोगों को तबाह कर दिया, और जी। कोई भी मदद करने से भूल गए। अभी उनके हाथों में बंदूकें पकड़ा रहे हैं, बम पकड़ा रहे हैं कि तुम लड़ो और मरो, हम नहीं कर सकते, हम केवल तुम्हें हथियार देते रहेंगे, और उन हथियारों के पैसों की भी हम वसूली कर लेंगे। हम्म। ट्रम्प ने लगाया तो ये यही था उसका कि हमने बहुत दे दिया तुमको, अब तुम बेवकूफों की तरह लड़ना बंद करो। देख रहे हैं कि यूक्रेन का युद्ध 2 साल से ज्यादा वक्त हो गया है, खत्म नहीं हुआ है, और वो जारी है। कि फिलिस्तीन, वो तो युद्ध जी। नहीं है, नरसंहार। मैं कहा। फिलिस्तीन में जो हो रहा है, हथियारबंद लोग एक निहत्थी आबादी के ऊपर गोले बरसा रहे हैं, बम बरसा रहे जी। सही हैं, बात। लेकिन बात अत्याचार है है। कि जी। मिटती नहीं है उनकी। जी। जी। लेकिन सही बात। की जो चाह है, उसमें वो भी आजादी की ख्वाहिश को लेकर के लड़ते जा रहे हैं। जी। कि जब बंदूक ना हुई तब तलवार होगी, जब तलवार ना हुई लड़ने की लगन होगी, वाह। लड़ने की जरूरत होगी, और हम लड़ेंगे जी। साथ ही। तो फिलिस्तीन जी। के लोगों को लड़ता हुआ देख करके, जी। उनके पास लड़ने के लिए बंदूक नहीं है, ढंग भले ना हो, लेकिन लड़ने की जरूरत है, और वो इसकी अस्मिता की खातिर, अपनी आजादी की खातिर, और वो उस लड़ाई को खत्म नहीं कर पा रहा। जी। जी। ये सही बात।
जिसके सामने इज़राइल और अमेरिका और बाकी मुल्क भी परेशान हैं कि जी, ये कैसे नहीं आ रहा। तो ये जी, तो है एक सामरिक हालात, है ना? कि जी, एक आप देख रहे हैं कि एक अभी खत्म नहीं हो रहा है और उन युद्धों के चलने से जो सत्ताधीश हैं, ये जी, रहे थे कि अभी हम 2 पटरियों में चित्त कर देंगे, इतना कमज़ोर पहलवान है सामने वाला। वो जी, उनकी का मान्यता दुनिया में कम होती जा रही है। इज़राइल की मान्यता दुनिया में कम होती जा रही है। जी, अब और उसका जो सीधे तो नहीं असर दिखाई दे रहा अभी भी, क्योंकि तीसरे विश्व युद्ध से बचने के लिए आप देखेंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए चीन या रूस या कोई और ताकत अभी इस युद्ध में शामिल हो जाए चीन के या रूस और यूक्रेन के, तो ये तीसरे विश्व युद्ध का स्वरूप ले लेगा जी, और दुनिया का विश्व युद्ध उसे झेलना पड़े। ये अमेरिका जी, बर्दाश्त कर सकता है, क्योंकि वो एक तरह से अपने इस पर पहुंचा हुआ तो अपने अस्तित्व के संकट में। वो अमेरिका जी, बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन दुनिया का कोई और मुल्क नहीं चाहता सही बात। कि वो तीसरे विश्व युद्ध में झोंक दे। और उसका उसी की वजह से जी, एक चीज का ख्याल करके दुनिया के ऐसे देश जो फिलिस्तीन को सही मानते हैं और जो जी, तौर पर फिलिस्तीन के समर्थन में शामिल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जी, इसका नतीजा तीसरे विश्व युद्ध में निकल सकता जी, है। इस तरह की सही कहा लामबंदी आपने। कर रहे हैं, जो कि उतनी ही बड़ी लामबंदी है। वो लामबंदी हो रही है, आप देखेंगे तो ब्रिक्स के अंदर जो लगातार ब्रिक्स जो थी वो 4 देशों से शुरू हुई थी, है हुँ, ना? रशिया, इंडिया और चाइना। बाद में जी, साउथ अफ्रीका और जुड़ा तो ब्रिक्स हो गया। लेकिन जी, आज ब्रिक्स में परमानेंट मेंबर्स आ गए हैं। जो लोग लाइन लगा करके ब्रिक्स का मेंबर बनने के लिए तैयार खड़े हैं, उनमें बीसियों देश। अब ये हालत है कि अगर इन देशों को आप सम टोटल करें, तो दुनिया की 2/3 से ज्यादा आबादी इन ब्रिक्स से ज्यादा व्यापार इन ब्रिक्स देशों के भीतर होता है। अगर ये जी, चाहें, जो कि इन्होंने शुरू कर, अगर ये चाहें जी, जी, सुप्रीमेसी को करके अपने देशों के बीच में एक ब्रिक्स मुद्रा की चलन में आ सकती है। 2 देश अभी ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं कि भारत और ईरान ने व्यापार किया, उन्होंने डॉलर के अंदर व्यापार नहीं किया। रूस के साथ हमारा जो व्यापार है पिछले 2 साल के अंदर, हम रूबल में और रुपए में कर रहे हैं, वो रुपए में कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, इससे डॉलर का जो दुनिया के व्यापार के 80% हिस्से पर काबिज था, वो घट करके 50% के पास है। और ये जो 30% जी, की कमी डॉलर के व्यापार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की है, इसने अन्य देशों की जो आरएमबी मुद्रा है चीन की, तो उसे मजबूत किया है। चाहे वो रशिया का रूबल है, उसे मजबूत किया है। भारत का जो रुपया है, उसे मजबूत किया हो सकता है। अब इस सिचुएशन के अंदर मैं आप ही चाहता हूँ कि ऐसे में जब इतिहास में इस तरह की स्थिति, जब साम्राज्यवाद संकट में आया, तो क्या जी, हुआ था? जी, तो साम्राज्यवाद के संकट जी, और आज फिर से हम जो फासीवाद का नव फासीवाद इस तरह के कट्टरपंथी जो निजाम है, उनके लिए जन समर्थन जुटता हुआ देख रहे हैं, तो उसकी वजह सही है कि जो लिबरल्स ने धीरे धीरे खून चूस करके 70-75 साल में हमारा जो कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि ट्रंप के आने के पहले अमेरिका और सारी दुनिया बहुत खुश थी या मोदी के, जी, वहां एक धीमी प्रक्रिया थी शोषण की जो चल रही थी, जिसमें लोग परेशान थे और उन परेशानियों का निजात पाने के लिए जब कोई और विकल्प नहीं मिला,
जब कोई और जनहितैषी विकल्प सामने नहीं, तो लोगों ने फिर इस तरह के कट्टरपंथी है। ये जरूरी नहीं कि ये भरोसा कायम रहे। जैसे श्रीलंका के अंदर उन्होंने मार के फेंक दिया उसको, जी, विकल्प, तो उन्होंने वामपंथी विकल्प चुन लिया। लेकिन जी, जहां पर विकल्प नहीं है, तो वहां लिबरल्स में से, उदारवादियों में से और कट्टरवादियों में से कट्टरपंथ को चुन रहे हैं कि उनसे उन्हें ये सख्त कदम उठाने की उम्मीद है कि ये सख्त कदम उठाएंगे और हो सकता है उससे कदम उठाते हुए दिख रहे हैं ट्रंप महोदय या मोदी जी महोदय या और मेलोनी महोदय, जो सख्त कदम उठाने की बात करते हैं, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची कड़वी बातें करते हैं और ऐसा करे ये कैसे करेंगे, और कई उनमें से काम कर भी डालते हैं जो कि प्रतीकात्मक होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ना तो मोदी जी सारे मुसलमानों से अपने आप को दूर रख सके, इस्लामिक देशों से अपने आप को दूर नहीं रख सकते कि हम हिंदू राष्ट्र हैं, तो वो नहीं रख सकते। और अंदर पर ना ट्रंप इस तरह की हरकत कर सकते हैं कि मैं तो सारे के सारे मुल्कों के ऊपर टैरिफ लगा दूंगा जो इजराइल के साथ में करके। तो ठीक वैसे जी, ही आज की ये स्पष्ट है कि साम्राज्यवाद के जो बुनियादी जड़ होती है, उसकी उसकी जान होती है, जी, वो होता है जी, अगर मुआफ़ हो जाएगा तो साम्राज्यवाद मर जाएगा या पूंजीवाद मर जाएगा। तो अभी कमी आ रही है, उससे साम्राज्यवाद बिलबिलाया हुआ है। वो फन जी, उड़ेलने की जी, कोशिश कर रहा है। लेकिन लेकिन वो ऐसा कर रहा है और ये हमें दिख रहा है कि इस तरह के अन्यायी है, तो हम जैसे देश जो तीसरी दुनिया के देश हैं, हम लोगों को एक जी, विकल्प मानवता पर आधारित हो, बराबरी पर आधारित हो, उच्च मानवीय मूल्यों पर आधारित हो, जी, सही बात का शिकार बन है। जी, जाता है। यहाँ छोटी जी, मछली बड़ी मछली का शिकार बन जाती है। जी, हमें पायदान पर जाने के लिए अमेरिकी जी, साम्राज्यवाद को आखिरी धक्का लगाने में जी, अपनी भूमिका तय करनी चाहिए, चाहे लेखकों की हो, कलाकारों की हो, चाहे शासकों की हो। मैं तो समझता हूँ कि जी, हमारे भारत के बाकी मसले हम बाद में सुलझेंगे, का है, जातिवाद का है, लेकिन भारत के शासक, चाहे वो कांग्रेस आए शासन, चाहे वो बीजेपी रहे शासन में, इन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखते हुए जो अपना तय करना चाहिए, वो अमेरिका के खिलाफ तय करना चाहिए। वो इस नई बनती हुई व्यवस्था है जिसमें रशिया, चाइना नजदीक आ रहे हैं और जो तीसरी दुनिया के छोटे मुल्क हैं वो अपनी जी, लीडरशिप देनी चाहिए ताकि हम बदलती हुई दुनिया के भीतर एक अच्छी दुनिया से नेतृत्वकारी कहे जाएं, ना कि हम दर्शक की तरह पीछे खड़े रहें और जब बाद में सब दुनिया बाद में पीछे से पहुंचे कि हाँ भाई हमने गलती की। तो जी, एक भारत देश में नेहरू जैसे विदेश नीतिज्ञ रहे, तो उन्होंने दुनिया को एक विदेश नीति के मामले में काम किया है और उससे सीख हासिल करके हमारे देश को भी जो हमारा जी, देश है, हम पाकिस्तान के साथ जी, में, चीन के साथ में और देशों के साथ विवाद हैं, वो हम सुलझाएंगे, धीरे-धीरे करके सुलझाएंगे। लेकिन आज हमें एक-दूसरे के साथ, हम एक-दूसरे के साथ आएँ और इस अमेरिकी साम्राज्यवाद को, जो कि असल में हम, चाहे भारत पाकिस्तान का झगड़ा हो, चाहे भारत चीन के बीच का झगड़ा हो, फैलाने का झगड़ा, सही, ऐसे सही में बात हम लोगों को एक पक्ष की जरूरत है। जी, बिल्कुल है। आपने ठीक कहा। आपको कोई और ने आपसे आज बातचीत बहुत ही अच्छी बातचीत हुई कि जिसमें नए परिदृश्य में अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों के बारे में और इससे जो
इंसानियत पे संकट आ रहे हैं, आपने बहुत विस्तार से बताया और ये आज की बातचीत निश्चित रूप से एक कार्यशाला के रूप में हमको देखनी चाहिए, जो कि मानवता की रक्षा के लिए प्रतिरोधकारी ताकतों को एक नई चेतना और नई ऊर्जा प्रदान कर सकती है। तो कॉमरेड विनीत तिवारी जी, आपको तहे दिल से शुक्रिया। आपसे शीघ्र ही हम इस तरह के नए परिदृश्य पे फिर से बात करना चाहेंगे। हम सब आपको इस लाल सलाम कार्यक्रम की तरफ से आपको लाल सलाम कहते हैं और लाल सलाम को देखने, सुनने, समझने वाले इस जन आंदोलन में शामिल सभी साथियों को लाल सलाम, इनकलाब जिंदाबाद, लड़ेंगे और जीतेंगे, लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। जी, लाल जी, सलाम। जी, शुक्रिया जी, बहुत-बहुत। जी, शुक्रिया शैली जी, जी। लाल सलाम।